हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आज डेट तो वैसे 26 फरवरी है, बट क्योंकि कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी उस वजह से कल यानी 25 फरवरी को हमारा जो प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो उसकी डिस्कशन हम आज के लेक्चर में अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर द हिंदू का फ्रंट पेज, और बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पे नोटिस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल में एक मुद्दा गया। उस मुद्दे में बात करी गई कि वुमेन के लिए जो हम बात करते हैं ना, मेंस्ट्रुअल लीव, ये एक पॉलिसी होनी चाहिए। समझ रहे हो? आप जानते हो, देखो वुमेन की जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए ऐसा माना गया है कि मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन्होंने बात करी है कि यहाँ पर ना इस इशू के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, मान लो अगर एक कंपनी को हमने मैंडेटरी कर दिया कि भैया आपको मेंस्ट्रुअल लीव देनी ही देनी है वुमेन को, तो होगा क्या, ये वुमेन जो जो कंपनी वाले लोग हैं ना, ये शायद थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज हो सकते हैं। कैसे? ये बोलेंगे यार, इनको हमें मान लो महीने में 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ रही है, तो उससे क्या होगा, इससे इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। काम कम कर रहे हैं पर कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि कंपनी वाले महिलाओं को हायर करना बंद कर दें। उससे इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत सारी डायमेंशन हैं, अभी इसके हमें और देखना पड़ेगा कि क्या मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने दीजिए, जब वो पॉलिसी बन जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट उसका कंसिडर करेगा। ऐसा पर्टिकुलर चीज बोली गई है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा। तो ये एक हो गया एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा है ओरांगुटन्स के रिगार्डिंग, इनको स्मगल किया गया है वाया चेन्नई। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को समझेंगे, काफी डिटेल में समझेंगे, इनका स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। पर उससे पहले समझ लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज यमुनोत्री टेम्पल के बारे में। दरअसल में हुआ क्या है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने एक साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज एन एमओयू। अब ये एमओयू कितने का है? 167 करोड़ का। यहां पर बात हुई है खरसाली से लेकर यमुनोत्री टेम्पल तक एक रोप वे ले करने की। समझ रहे हो कि पूरा का पूरा एक रोप वे होगा फ्रॉम खरसाली टू यमुनोत्री टेम्पल। अब अगर इस हम टेम्पल की तरह बात करें तो टेम्पल, ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, जैसा नाम से क्लियर भी है, ये गॉडेस यमुना को डेडिकेटेड है। यमुना की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो गंगा के बाद, ठीक है ना, गंगा के बाद सेकंड होली रिवर जो हम मानते हैं वो यमुना को माना जाता है। दरअसल में मैंने टॉपिक इसलिए लिया है ताकि आपकी थोड़ी यहाँ पर मैपिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको गंगा के जो कौन कौन सी स्टेट से जाती है गंगा रिवर, उसकी मैपिंग की बात करी थी, तो एक बार उसको भी साथ में ही देख लेते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करो कि गंगा जो है वो उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, धीरे धीरे चलती चलती ये झारखंड, बिहार एंड फाइनली वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स में हमें गंगा रिवर देखने को मिल जाती है। ऑल्दो जब मैं बात करता हूँ इसके रिवर बेसिन की, तो बहुत सारी और पर्टिकुलर स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, पर जो मेन रिवर है वो इन्हीं 5 स्टेट्स, दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन्हीं 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इसके साथ में ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी थोड़ी ट्रिब्यूटरीज को भी देखना। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज कोसी। ठीक है, हर साल बिहार में हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं कोसी रिवर की वजह से ही। ये पर्टिकुलर जो रिवर है वो नेपाल से होती हुई इंडिया में एंटर होती है। फिर यहाँ पर आप गंडक रिवर को देख सकते हो। सिमिलरली जो घग्गर नदी है उसको भी देखा जा सकता है, गोमती रिवर, ठीक है, रामगंगा, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ चुके हैं। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे यमुनोत्री टेम्पल की, तो ये देख लीजिए यमुना रिवर को, ठीक है ना, ये यहाँ पर जाते जाते गंगा से अकॉर्डिंगली मिल जाती है। बाकी आप नोटिस करो यहाँ पर बेतवा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, केन रिवर ये हमें यमुना के साथ साथ उसमें आगे जाके गंगा में मिल जाती हैं। फिर गंगा का ही ट्रिब्यूटरी एक सोन हमें देखने को मिल जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी कुछ थोड़ा यमुना वाली साइड देखें तो चंबल, बनास हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी नदियां भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, कौन सी स्टेट में है, ये सभी के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्लीज इस पर्टिकुलर चीज को अपने टेस्ट में ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें भी ये सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। कंटिन्यू करते हैं यमुनोत्री टेम्पल को। तो आप नोटिस करोगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको हम छोटा चार धाम भी बोलते हैं, यमुनोत्री टेम्पल उन चारों में से एक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि बाकी की 3 प्लेसेस कौन सी हैं जो छोटा चार धाम पिलग्रिम साइट्स के अंदर आती हैं। ये पर्टिकुलर जो यमुनोत्री टेम्पल है ये गढ़वाल हिमालयस के वेस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिलता है।
साथ ही साथ आगे चलें तो ग्रेनाइट स्टोन से इसकी फॉर्मेशन हुई है और इसको बिल्ड किया गया था बाय द किंग ऑफ टेरी, दैट इज नरेश सुदर्शन शाह। एंड बाद में इसकी 19th सेंचुरी के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी बाय महारानी ऑफ जयपुर गुलारिया देवी। तो ये हो गया आज का हमारा पहला टॉपिक, जहां पर हमने यमुना को भी समझा, यमुनोत्री टेम्पल भी देखा, गंगा जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको होमवर्क दिया था उसकी मैपिंग भी हम अच्छे से समझ पाए हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। एक देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिया था, बट शायद हार्डली ही किसी ने इस क्वेश्चन को आंसर किया है, 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़ के। तो मेक श्योर कि इसको आप दोबारा से, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको टॉपिक नहीं आता प्लीज एक बार इसको दोबारा पढ़ो। पार्लियामेंट के रिगार्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पार्लियामेंट से पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर इसको ट्राई करना, अटेम्प्ट करने की। अगर नहीं भी गलत होगा, ठीक है, या गलत होगा आंसर, तब भी मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। एक और क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूं चंपारण सत्याग्रह की, तो इंपॉर्टेंट ये पता क्यों होता है? इसलिए होता है कि यहां पर जो पीजेंट्स थे उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था। गांधी जी आप जानते हो जैसे जैसे इंडिया में आए 9 जनवरी के अंदर, तो उसके बाद से ही उन्होंने पहले पूरे इंडिया को विजिट करना स्टार्ट किया। फिर चंपारण एक बहुत इंपॉर्टेंट बना जहां पर पीजेंट ने भी उनको ज्वाइन किया, एंड अकॉर्डिंगली वो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर धीरे धीरे आने लग गए। यहां पर एक चीज नोटिस करनी है कि जो राजकुमार शुक्ला थे, ठीक है, उनके साथ संत राउत जी, इन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को कि वो चंपारण को विजिट करें, वहां के लोगों की क्या परेशानियां हैं उनको अच्छे से विजिट कर पाए, एंड अकॉर्डिंगली इस चीज को, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको अच्छे से दूर कर पाए, इसके रिगार्डिंग था। और यहाँ पे पीजेंट अनरेस्ट की वजह से ये पर्टिकुलर सत्याग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले टॉपिक की चलते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो ओरांगुटन्स हैं, ठीक है, इनको स्मगल किया गया है वाया चेन्नई, और इसकी वजह से 4 पुलिसमैन को भी यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लार्जेस्ट आर्बोरियल मैमल्स हैं। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, ये अपना जो ज्यादातर टाइम है ना, ये ट्रीज के ऊपर, पेड़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं, और इनको मैन ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है इन द मले लैंग्वेज। ये जो दरअसल में इनका नाम है ना ओरांगुटन, ये मले वर्ड है, ठीक है, मले लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है मैन ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये लार्जेस्ट ऐसे एनिमल है जो कि पेड़ों के ऊपर देखने को मिलते हैं। इनकी रेड फर से इनको थोड़ा पहचाना जा सकता है, ठीक है, जहां पिक्चर में आप देख भी पा रहे हो। और ये देखे जा कहां जाते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट के अंदर। इनकी अगर हम बात करें तो इनको 3 मेजर स्पीशीज हैं, एक बॉर्नियन, ठीक है, सुमात्रन हो गया, एंड तापनुली। ये पर्टिकुलर 3 टाइप्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इनकी डाइट है ओमनीवोर, दैट इज ये वो वाले एनिमल है जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं। इसके साथ ही जितनी भी तीनों टाइप्स हैं, बॉर्नियन, सुमात्रन एंड तपनुली, ये तीनों क्या हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो काफी इनका कंजर्वेशन के रिगार्डिंग हमें और एफर्ट्स लेने की यहाँ पे जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली की बात है, जो बॉर्नियन और सुमात्रन, ठीक है ना, इन पे सिर्फ ट्रॉपिकल और स्वाम्प फॉरेस्ट पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ये यहाँ पर लिस्टेड है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ओएनजीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जो ओएनजीसी की न्यूज में है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है कि वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, कहां पर, अरेबियन सी के अंदर 103 वेल्स को ड्रिल करने के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी, बट इन जनरल ओएनजीसी को समझना भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1955 के अंदर, और तब इसका नाम क्या था, ऑयल एंड गैस डिवीजन अंडर द जीएसआई, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर बाद में 1956 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अभी नाम सिर्फ नेचुरल गैस कमीशन था। फिर बाद में 1994 के अंदर ये कमीशन की जगह हमने वर्ड क्या लिख दिया, हमने इसका नाम रख दिया कॉर्पोरेशन। तो इस तरह से इसका नाम धीरे धीरे चेंज होता रहा, थोड़े थोड़े फंक्शंस भी इसके ओवर द टाइम इंक्रीज होते रहे हैं, एंड उसके हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस भी और इंक्रीज होती रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखो वैसे थोड़ा कम है, पर जितनी भी इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है उसका 71% कॉन्ट्रीब्यूशन ओएनजीसी के थ्रू ही आता है। ये एक महारत्न कंपनी है। देखो होता क्या है ना, दरअसल में हमारी गवर्नमेंट ने स्टेटस दिया हुआ है। सर कैसा स्टेटस, स्टेटस है जैसे नवरत्ना का, मिनी रत्ना का, महारत्ना का। अब ये स्टेटस क्यों दिया जाता है, देखो हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको ना हम कुछ तरह की ऑटोनॉमी देख पाएं। ऑटोनॉमी का मतलब कि एक तरह की इंडिपेंडेंस, कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएं,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होना चाहिए किसी भी चीज के अंदर, कंपनीज अपने हिसाब से निर्णय ले पाए, इस वजह से उनको कुछ स्टेटस दिया गया है, जैसे नवरत्न, मिनी रत्ना एंड महारत्ना। अब इनको कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे मान लो किसी का टर्नओवर बहुत अच्छा है, किसी की नेटवर्थ बड़ी अच्छी है, किसी का प्रॉफिट मान लो बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको इस स्टेटस में बांट दिया जाता है एंड उसके हिसाब से इनकी ऑटोनॉमी अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जो क्रूड ऑयल है वो रॉ मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल, इन सभी का, ठीक है, ताकि अलग अलग तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बनाए जा पाए, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट कवर हो जाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज शिकागो कन्वेंशन। अब देखो न्यूज तो ऐसे ये है कि जो हमारी कैबिनेट है उसने इंडिया और गुआना के एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है, पर एक्चुअली में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शिकागो कन्वेंशन आखिर होती क्या है, समझते हैं इस चीज को। देखो, एक ना कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इसी पर्टिकुलर कन्वेंशन का दूसरा नाम क्या है, शिकागो कन्वेंशन। इसी पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई? देखो, दुनिया में बहुत सारी कंट्री है, तो उनकी कुछ एयर स्पेस होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या हमारे पास प्रॉपर रूल्स नहीं होने चाहिए कि एयर स्पेस के अंदर किसकी क्या होगी, वहां की एयर स्पेस की सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है, एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशन विद रिगार्ड्स टू एयर ट्रेवल होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास कन्वेंशन है और उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईसीएओ। यही पर्टिकुलर कन्वेंशन का नाम क्या है, शिकागो कन्वेंशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कन्वेंशन साइन हुई थी 1944 के अंदर बाय 52 स्टेट्स, ठीक है, एंड इफेक्ट में आ गई थी अराउंड 1947 के अंदर। वो ये पर्टिकुलर डेट थी जब आईसीओ जब बीइंग में आया था। इसका काम क्या है वो हमने अच्छे समझ लिया है। थोड़ा अगर आईसीओ के बारे में और जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि जो यूएन की एक स्पेशली यूएन के अंदर जो इकोसॉक है उसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यूएन के अंदर ना, मैंने आपके साथ अराउंड 4-5 दिन पहले इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स का क्या नाम है ये आप मुझे बताओगे, एंड साथ ही साथ इनमें एक ऐसा ऑर्गन है जो करंटली एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसका काम अराउंड 1993 1994 के अराउंड खत्म हो गया था। तो इनका नाम भी बताओगे पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं। काम हम समझ चुके हैं आईसीएओ का भी एंड साथ ही साथ शिकागो कन्वेंशन का भी। आईसीएओ के हेडक्वार्टर्स आपको मिलना जाएंगे कनाडा के अंदर। तो जो एयर नेविगेशन कमीशन है वो टेक्निकल बॉडी है, इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आईसीएओ के द्वारा ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूज में क्यों थी, इंडिया और गुआना की वजह से। तो इंडिया की लोकेशन तो हमें अच्छे से पता ही है, गुआना की देख लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर ये वाली कंट्री है गुआना, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, तो ये पर्टिकुलर चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये साउथ अमेरिका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सुपोषित मां अभियान। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा हमारे जो लोकसभा स्पीकर दैट इज ओम बिरला जी, उनको काफी प्रेज करी गई है फॉर देयर इनिशिएटिव सुपोषित मां। अब देखो, नाम सुनने में तो लगता है कि मदर्स की बात हो रही है, द आंसर इज यस। दरअसल में थोड़ा हम जो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन उनकी बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर्स की बात कर रहे हैं, नहीं। अगर मान लो कोई फीमेल है, मान लो वो अभी मदर नहीं बनी, जैसे फॉर एग्जांपल अडोलसेंट गर्ल की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी तो कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स हैं या नहीं है, द आंसर इज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन होगी, अडोलसेंट गर्ल्स होगी, इन सभी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर अभियान की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सुपोषित मां अभियान। तो ये पर्टिकुलर स्कीम कहां पर है, कोटा राजस्थान के अंदर। अब देखो, इंडिया का फोकस था कि हम ना कहीं ना कहीं 2022 तक माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया कर देंगे। ऑल्दो हम इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, पर डेफिनेटली हमने काफी सारे स्टेप्स जरूर उठाए हैं। जैसे आप नोटिस कर सकते हो, चाइल्ड के अंदर हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है, इसको कम करने की कोशिश करी गई है। साथ ही साथ एनीमिया को कम करने के लिए हम अलग अलग तरह के एफर्ट्स ले रहे हैं। स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, इनको भी रिड्यूस करने की हमारी तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है। और उसी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स की जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इस पर्टिकुलर अभियान को यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले फेज के अंदर 1000 प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया जाएगा, फिर बाद में सेकंड फेज के अंदर इसको 3000 महिलाओं तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब एक फैमिली से एक पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन ही यहाँ पे कवर होगी,
और यहाँ पर सारी चीजें इंश्योर करी जाएंगी, जैसे कि चाइल्ड हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है, उसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट करवाए जाएंगे, ब्लड टेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, और डिलीवरी इसके रिगार्डिंग अलग अलग चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो हमें सारे डिस्कस करने थे। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या फिर इवन उसके साथ ही साथ जो यूएन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और उनमें से कौन अभी करंटली एक्टिव नहीं है, ये सारी चीजें भी आप मुझे बताओगे। एंड जो लास्टली मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि चार धाम, जो छोटा चार धाम की पिलग्रिम साइट्स हैं, उनमें से कौन से इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कौन से तीन जो बाकी हैं जो बचे हुए हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। अब ये पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, इनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, और लास्ट लेक्चर में जो 5 क्वेश्चन पूछे थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूं। पहला है मोहिनीअट्टम। क्या ये पर्टिकुलर जो डांस फॉर्म है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ओरिजिनेट हुआ था? द आंसर इज फॉल्स। सर क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमें केरला के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इंडिया एंड इजराइल। सर ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये हमें देखने को मिलती है किसके बीच में? रशिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी। तीसरा है आईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। डज इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? द आंसर इज यस, एंड इट इज एन ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिंथन पास क्या लद्दाख और चिनाब वैली को कनेक्ट करता है? द आंसर इज अगेन फॉल्स। रीजन इसका ये है कि ये कनेक्ट करता है कश्मीर को चिनाब वैली के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा बस चेंज कर दिया था एंड उस वजह से स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। पांचवा टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, क्या ये 10 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर है? सर ये भी फॉल्स है, क्योंकि दरअसल में ये 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर हमें देखने को मिलती है, ना कि 10 के अंदर। तो ये हो गए कल के आंसर्स, और जो ये 5 क्वेश्चन दिए हैं आज के, इनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। इसी तरह से आपको अगर आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।